प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके सामने अपनी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए साइंस का जो पेपर आएगा उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है आपको बताऊंगा, साथ साथ ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा। तो अपन जो है आज रिवीजन के रूप में ले रहे हैं, पहला अध्याय ले रहे हैं। तो इसमें से जो आपको कराऊंगा मैं 100% जो है प्रश्न आपके निश्चित रूप से आएंगे। तो वो कैसे आएंगे आपको बताऊंगा तरीका उसका। तो अपने अध्याय का नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो नाम ही रासायनिक अपक्रिया है। तो रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती है कि किसी पदार्थ में हुए रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। और रासायनिक समीकरण क्या होती है कि रासायनिक समीकरण का तात्पर्य होगा जब किसी रासायनिक अपक्रिया को सूत्र, संकेत और शब्द के द्वारा संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो विधि का नाम है हेट एंड ट्रायल विधि है। तो वो सभी प्रश्न जो है इतने महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो बता रहा हूं आपको ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 100% इसी में से प्रश्न आपके आएंगे। तो सबसे पहले इसमें उनका जिक्र न करके मैं आपको बताऊंगा कि अपक्रियाओं के प्रकार। तो इसमें आपको 8 प्रकार की अपक्रिया दे रखी है। पहली जो अपक्रिया उसका नाम है संयोजन अपक्रिया, दूसरी आपकी वियोजन अपक्रिया है, तीसरी आपकी ऊष्माक्षेपी है, चौथी आपकी ऊष्मा शोषी अपक्रिया है, पांचवी विस्थापन अपक्रिया है, छठी आपकी द्विविस्थापन अपक्रिया है, सातवीं आपकी उपचयन तथा अपचयन अपक्रिया है और आठवीं आपकी है उपचयन अपचयन यानी रेडॉक्स अपक्रिया जो है। ये 8 प्रकार की अपक्रिया पढ़नी है आपको। तो 8 प्रकार की अपक्रियाओं में आप देखेंगे वियोजन जो अपक्रिया उसके 3 भाग और होते हैं, उसमें वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाश वियोजन। तो सभी का अध्ययन अपन करेंगे, निश्चित रूप से प्रश्न इसी में आएगा। अब यहाँ पे इन अपक्रियाओं के बारे में जो प्रश्न आते हैं, जो पूछता है परीक्षा में, क्या पूछता है देखिए, 4 सूचनाएं जो है जानकारी हमें होनी चाहिए। पहली अपक्रिया का नाम क्या है, दूसरी अपक्रिया की पहचान क्या है। मान लीजिए आपको परीक्षा में एक एग्जाम्पल दे दिया, आपको उदाहरण दे दिए 2-3 अपक्रियाओं के और कुछ पहचान करवाएगी, भाई बताओ उनमें से संयोजन अपक्रिया कौन सी है या द्विविस्थापन अपक्रिया कौन सी है। तो उसको हम कैसे पहचान पाएंगे, तो पहचान हमें आनी चाहिए उसकी, साथ साथ ही उसकी डेफिनेशन परिभाषा आनी चाहिए और उदाहरण आनी चाहिए। प्रत्येक का अपक्रिया कम से कम एक उदाहरण हमें आना चाहिए। तो ये सूचनाएं जो है अपन पढ़ेंगे इसमें। तो यहाँ मैं आपको लूंगा पहली अपक्रिया जो है वो अपनी संयोजन अपक्रिया है। अब इसमें वही 4 बातें पढ़ेंगे। तो अपक्रिया का नाम आपका हो गया संयोजन अपक्रिया। इसके बाद पढ़ेंगे आप इसकी पहचान क्या होती है। तो पहचान करने के लिए आप देखेंगे संयोजन का अर्थ क्या होता है। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। जैसे आप देखेंगे मैं लिख रहा हूँ 7 + 5 लिखूं, मान लीजिए मैं, यहाँ 2 संख्या है, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है। यदि इनके बीच में धन का चिन्ह है तो आप उत्तर जो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, 12 आएगा। तो यहाँ आपको इन दोनों का संयोग करने से, जोड़ करने से जो एक संख्या प्राप्त हुई है, ये इसकी पहचान होती है कि इस अपक्रिया में अभिकारक जो होते हैं उनकी संख्या एक से अधिक होती है। अभिकारक 2, 3, 4, 5 कितने हो सकते हैं, लेकिन जब अपक्रिया होगी तो उत्पाद के रूप में आपको एक ही उत्पाद प्राप्त होगा। ये इसकी पहचान है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, उत्पाद जो है एक ही प्राप्त होगा। इस तरह से यहाँ जैसे एक संख्या प्राप्त हुई, इसी प्रकार से ये जितने भी अभिकारक होंगे परस्पर जुड़ जाएंगे, उनके जुड़ने से ये उत्पाद प्राप्त होगा। अब इसकी परिभाषा जो आप देखेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर यानी जुड़कर एक ही उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा लिखी हुई है आपको। अब यहाँ पे उदाहरण देखेंगे। सब पहला उदाहरण इसका कोयले का दहन। तो कोयले में जो है कार्बन तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे, इस बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आप देखेंगे बहुत सिंपल उदाहरण है कि कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया करने से CO2 गैस बनी है। तो यहाँ पे अभिकारकों की संख्या कितनी भाई, 2 है, उत्पाद कितने बने, 1 है। तो ये होगी आपकी संयोजन अपक्रिया। दूसरा उदाहरण है जल का निर्माण। तो जल निर्माण करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्रिया करती है। इनकी क्रिया करने से बनेगा आपका H2O। इनकी क्रिया करने से बनेगा आपका H2O बनेगा। तो आप देखेंगे H2 जो है उसका निर्माण यहाँ पे हुआ है H2O। तो ये H2O बना है। तो यहाँ भी अभिकारक आपके 2 हैं। इन दोनों ही अभिकारकों के परस्पर संयोग से एक उत्पाद प्राप्त हुआ है। तो ये आपकी संयोजन अपक्रिया। तो कहीं आपको ऐसा दिखाई दे जिसमें अभिकारकों की संख्या एक से अधिक हो, उत्पाद एक ही प्राप्त हो, तब समझ जाएंगे अपक्रिया वो आपकी है संयोजन अपक्रिया। तो ये होती है आपकी संयोजन अपक्रिया। तो 4 प्रकार की सूचनाएं जो उसमें आपको मैंने बताई है। उदाहरण जो है ये बहुत ही सिंपल उदाहरण है, आपको याद रखने चाहिए। लेकिन कई बार अगर मान लीजिए आपको समीकरण याद नहीं रहता और आपने लिख दिया कोयला का दहन होना, जल का निर्माण होना, तब भी आपको कुछ न कुछ नंबर अवश्य ही मिलेंगे परीक्षा में, क्योंकि वहाँ पर जो आंसर की आती है पुस्तक वैसे ही आती है। तो जो वहाँ पे लिखा हुआ है उसके अनुसार ही आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आप अगर समीकरण, कमजोर बच्चे अगर समीकरण याद नहीं रख सकें तो कम से कम इतना याद रख लें
कि कोयले का दहन और जल का निर्माण जो है दोनों ही आपकी संयोजन अभिक्रिया हैं। होशियार बच्चे जो है वो सभी समीकरण सहित याद रखेंगे इसको। तो ये आपकी पहली हुई संयोजन अभिक्रिया। नंबर दूसरी अभिक्रिया लेता हूँ मैं आपको वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन जो है, वियोजन को हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं और अपघटन शब्द का अर्थ होता है टूटना। यानी इसमें बिल्कुल ये विपरीत अभिक्रिया है संयोजन की। इसमें एक जो अभिकारक होगा वो दो या दो से अधिक उत्पादों क्या होगा, टूटेगा। उदाहरण के लिए आप देखें, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ, ये आपके सामने भी मैं लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या है 12। अब जब अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया होने से मान लीजिए बन रहा है 7 + 5, अर्थात एक जो संख्या है वो दो भागों में टूटी है। अर्थात अगर हम इसको एक अभिकारक माने तो अभिकारक कितने यहाँ पे एक है, उत्पाद कितने बन रहे हैं, दो बन रहे हैं। अर्थात यही अर्थ है सब क्रिया का। इसमें एक अभिकारक जो होता है वो अभिकारक टूटता है, उसके टूटने से दो या दो से अधिक उत्पाद बनेंगे। तो एक अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा तो उसे हम कहेंगे आपकी वियोजन अभिक्रिया। तो ये वियोजन अभिक्रिया आपकी है। वियोजन का अर्थ आपको बताया मैंने, टूटना। तो ये बहुत ही सरल परिभाषा है, देखेंगे आप। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर आप देख लेंगे। इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बना रहा है, जबकि इसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है। यानी इसमें उत्पादों की संख्या एक से अधिक होगी और अभिकारक जो है वो एक होगा। बिल्कुल ये पहचान होगी, आप देखेंगे आपके सामने इसमें अभिकारक एक है, उत्पाद जो है एक से अधिक है। तो इस तरह से आप डिफरेंस कर लेंगे। ये प्रश्न भी परीक्षा में आता है कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहते हैं, यानी इनमें अंतर क्या है। तो आपके सामने अंतर लिखा हुआ है, परिभाषा आप लिख देंगे तो भी इनमें अंतर आपका हो जाएगा। इस तरह से दोनों अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब यहाँ कोई जो अभिकारक है टूटेगा और टूट के उत्पाद बनाएगा, तो टूटने का कारण क्या हो सकता है, ऊष्मा ऊर्जा हो सकती है, विद्युत ऊर्जा हो सकती है, प्रकाश ऊर्जा हो सकती है। इन सभी के कारण जो है अभिकारक टूटेगा उत्पादों में। अब यहाँ पे किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा के आधार पे, अभिकारक को तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा के आधार पे जो वियोजन अभिक्रिया आपकी हैं तीन प्रकार की होती हैं। पहली आपकी है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, यानी यदि परिभाषा ये बनेगी आपके सामने, जब एक अभिकारक ऊष्मा ऊर्जा द्वारा टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे हम कहेंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। बस यहीं पे आप शब्द लगाएंगे ऊष्मा ऊर्जा। इसी प्रकार से विद्युत वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा आपके सामने बनेगी, जब एक अभिकारक विद्युत ऊर्जा द्वारा टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे कहेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया। इसी प्रकार से हो जाएगी प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। तो तीनों की परिभाषाएं जो है, इसी में आप परिभाषा में ये शब्द आप फिट कर देंगे तो पूरा परिभाषा आपकी पूरी बन जाएगी। कोई आसान तरीका है, बिल्कुल कठिन नहीं है। अब हम देखेंगे यहाँ पे पहली अभिक्रिया पढ़ रहे हैं आप, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। मैंने अभी बताया आपको तीन प्रकार होते हैं इसके। तो पहली अभिक्रिया है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण क्या होंगे, यानी इसमें ऊष्मा के द्वारा एक अभिकारक टूटेगा, उत्पाद बनाएगा। तो पहला है बिना बुझे हुए चूने का निर्माण। तो आपके सामने ये चूना पत्थर है, इसे लाइमस्टोन कहते हैं। तो ये चूना पत्थर जो है इसको जब ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा देने से इससे बनेगा आपका, ये बना आपका बिना बुझे हुए चूना और साथ साथ बनी CO2 गैस। तो ये आप देखेंगे एक अभिकारक के टूटने से दो उत्पाद बने हैं और ऊष्मा के कारण, अतः हम कहेंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। इसी प्रकार से फेरस सल्फेट का वियोजन। और फेरस सल्फेट जो है FeSO4, इसको जो ऊष्मा देंगे जिससे बनेगा आपका Fe2O3 + SO2 + SO3। तो एक अभिकारक, ये खास बात है इसमें, एक अभिकारक टूटा है ऊष्मा ऊर्जा के द्वारा, उत्पाद कितने बन रहे हैं भाई, तीन उत्पाद बन रहे हैं यहाँ पे। तो ये आप देखेंगे। अभी जो आपको मैंने बताई कि वियोजन यानी अपघटन का अर्थ है टूटना। तो एक अभिकारक टूट गया तीन उत्पादों में और यह हो गया आपकी कौन सी, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जो टूटने के कारण इसमें क्या है, ऊष्मा ऊर्जा है। तो यहाँ पे हमने देखा किस प्रकार से ये ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया हुई है, एक अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बना रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो ये आप एक बार दोबारा से नजर कर लें, इसको परिभाषाएं आपके सामने लिखी हुई है, ये उदाहरण इनके बहुत ही आसान तरीके से आपको याद हो जाएंगे। अगला उदाहरण अपना है विद्युत वियोजन अभिक्रिया और इसका उदाहरण होगा आपका जल का विद्युत अपघटन। जल जो आपका H2 होता है, इसका अपघटन आप करेंगे विद्युत अपघटन, तो इससे बनेगा आपका हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है। इसमें थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल का जो है नामांकित चित्र दे रखा है इसमें। तो इसके लिए आप देखेंगे हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर जो है जल लिया, जल के लेकर के इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड लगाए, जिसको हमने धन सिरे के साथ जोड़ा, उसे कहते हैं एनोड, जिसको जोड़ा है ऋण के साथ उसे कहेंगे कैथोड। और दोनों के ऊपर हमने उल्टी परखड़ी लगाई इस तरह से।
जब यहाँ इसमें धारा प्रवाह करेंगे, फिर विद्युत धारा प्रवाह करेंगे, तो विद्युत धारा प्रवाह करने से ऊर्जा प्राप्त होगी। यहाँ पे इससे इसका वियोजन होगा, टूटेगा ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस में। तो एनोड पे जो है अपनी ऑक्सीजन गैस बनेगी और कैथोड में बनेगी हाइड्रोजन गैस। अब क्यों बनती है सारे डिटेल में जो है पढ़ाया जाता है, उस समय समझाई जाती है, लेकिन अगर आपका रिविजन चल रहा है तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे एनोड पे बनेगी आपकी ऑक्सीजन गैस और कैथोड में बनेगी आपकी हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न इसमें आता है, तो इस तरह से आप देखेंगे वियोजन हो गया। अगला प्रश्न ये आता है इसमें कि भाई इनमें से जब वियोजन हुआ है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों में से अधिक मात्रा में कौन सी गैस बनती है? तो आप बताएंगे कि ऑक्सीजन की तुलना में हाइड्रोजन गैस जो है वो दुगनी मात्रा में बनती है। उसका कारण क्या होगा? जल के एक अणु में, अब जल का वियोजन हुआ है तो जल के एक अणु में जो आपके इनका संयोजन का अनुपात है वो है 2:1, अर्थात 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं तो 1 परमाणु कैसा है? ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन की तुलना में हाइड्रोजन के परमाणु दुगनी मात्रा में है। इस कारण से जल के विद्युत वियोजन के समय भी हाइड्रोजन गैस जो है, मैंने आपको देखो यहाँ पे इसको अंकित किया है, इतनी मात्रा में हाइड्रोजन गैस है और ये आपकी ऑक्सीजन गैस है। तो ऑक्सीजन की तुलना में हाइड्रोजन गैस दुगनी मात्रा में बनती है। उसका कारण क्या होगा कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग करने का अनुपात है 2:1। ऐसे कारण से होता है। तो ये हो गया आपका जल का विद्युत वियोजन। अब ये पढ़ेंगे तीसरे नंबर की प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। तो प्रकाश ऊर्जा के द्वारा इसमें एक अभिकारक टूटेगा और उत्पाद बनेगा एक से अधिक। तो ये हो गया आपके प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें पहला उदाहरण है आपका सिल्वर क्लोराइड का वियोजन। तो सिल्वर क्लोराइड प्रकाश ऊर्जा के द्वारा इससे बनेगा आपका सिल्वर, चांदी धातु बनती है, साथ साथ क्लोरीन गैस मुक्त होती है इसमें से। और इसी प्रकार से दूसरी अभिक्रिया है आपका AgBr है। तो यहाँ पे आप बनेगा Ag+Br2। संतुलित करने के लिए आप देखेंगे गुणांक लगा रखा मैंने यहाँ पे। तो आप बीज रासायनिक समीकरण को गुणांक सहित याद करें, बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा आपको। तो यहाँ भी आपका प्रकाश वियोजन अभिक्रिया हुई है। अब ये जो वाली अभिक्रिया है इसका उपयोग आप करते हैं श्वेत श्याम फोटोग्राफी, यानी ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो होती है उसको बनाने में इसका रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। हालांकि आजकल तो होती नहीं है, आजकल डिजिटल कैमरा है तो डिजिटल से जो है इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यकता पड़ती नहीं है। लेकिन फिर भी अपन को याद रखना है कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी जो होती है उसमें जो है इस रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसमें पदार्थ आपको हो सकता है ये। इसके बाद अगला हम पढ़ेंगे, तो यहाँ आपको मैंने 2 अभिक्रिया पढ़ाई। नंबर 3 अभिक्रिया पढ़ेंगे आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है जैसा कि नाम से लग रहा है ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होना। अब ऊष्मा जो है वो ऊर्जा है। अब ऊर्जा अनेक रूप हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा। जब उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा मुक्त होती है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये आपके सामने परिभाषा है इसकी, यानी इसमें उत्पाद बनेगा, उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा मुक्त होगी। ऊर्जा आपकी प्रकाश के रूप हो सकती है, ऊष्मा के रूप हो सकती है या जैविक ऊर्जा हो सकती है। किसी प्रकार की ऊर्जा जो है यहाँ पे उत्पाद के साथ साथ उत्पन्न हो सकती है। जैसा उदाहरण आपको दे रखा मैंने प्राकृतिक गैस का दहन। अब प्राकृतिक गैस जो है, प्राकृतिक गैस क्या होती है? मेथेन गैस होती है आपकी। प्राकृतिक गैस जो है नेचुरल गैस है आपकी CNG गैस है। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये आपकी बायोगैस होती है। तो बायोगैस है या CNG है, इनमें मुख्य रूप से जो है पाई जाती है आपकी कौन सी गैस? मेथेन गैस पाई जाती है। इसका सूत्र क्या होगा आपका? CH4 होगा। तो ये कहलाती है आपकी प्राकृतिक गैस, मेथेन गैस। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न बहुत बार आ चुका है बोर्ड में कि CNG या बायोगैस का वो घटक कौन सा है, तो आपको बताएंगे मेथेन गैस होती है। अब दहन करने के लिए, दहन आप कर रहे हैं तो दहन के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो मेथेन का आप दहन करेंगे तो बनेगा CO2 + H2O + ऊर्जा मुक्त हुई है ऊष्मा के रूप में। तो ये आपको देखो यहाँ पे ये आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे इसको, क्योंकि इसमें उत्पाद तो बने ही, उत्पाद के साथ साथ यहाँ पे ऊष्मा ऊर्जा मुक्त हुई इस तरह से। तो इसको कहेंगे आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसी प्रकार से श्वसन होता है। श्वसन में हम देखेंगे, हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन में आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन समय प्राप्त होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का जब हमारी कोशिकाओं में विखंडन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ऐसी स्थिति में विखंडन करने के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो ग्लूकोज आपके सामने ग्लूकोज का सूत्र है ये, और ये ऑक्सीजन है, इसके संयोग से बनेगा CO2 गैस, H2 और ऊर्जा मुक्त हुई है। ये ऊर्जा सब कहते हैं जैविक ऊर्जा। ये जो ऊर्जा मुक्त होती है इस ऊर्जा से हमारी समस्त जैविक क्रिया संचालित होती है। इसलिए हमें ऊर्जा की प्राप्ति के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, और उस भोजन से हमें ग्लूकोज प्राप्त होगा जिसके विखंडन से इस प्रकार से ऊर्जा मुक्त हुई है। तो इसको हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि इसमें ऊर्जा मुक्त हुई है इसलिए।
अगला है कंपोस्ट खाद का बनना। तो कंपोस्ट खाद का बनना है, निर्माण होना जो है, ये भी एक ऊष्मा छिपी अपक्रिया। आपके जैविक अपशिष्ट जो होते हैं, फल सब्जियों के छिलके हैं, मलमूत्र हैं, इन सभी जो आपका जैविक अपशिष्ट है, इन सभी के सड़ने गलने से जो खाद बनती है, हम कहते हैं कंपोस्ट खाद। ये भी एक ऊष्मा छिपी अपक्रिया होती है। तो ये कंपोस्ट खाद का बनना भी आपको पता लगा है। तो ये सभी आपके ऊष्मा छिपी अपक्रिया के उदाहरण है। इस बाद हम पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा शोषी अपक्रिया जो है, जैसा कि नाम से लग रहा है, ऊष्मा शोषी यानी जिसमें ऊर्जा जो ग्रहण की जाती है, अवशोषित की जाती है, उसे कहेंगे आप ऊष्मा शोषी अपक्रिया। जब परिभाषा आप देखेंगे, जब उत्पाद निर्माण के हेतु ऊर्जा का उपयोग होता है, उसे ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। यानी इसमें तो ऊर्जा मुक्त होगी, जिसमें ऊर्जा का उपयोग होगा, ऊर्जा दी जाएगी, तब जाके अपक्रिया संपन्न होगी, उससे उत्पाद बनेंगे। तो ये आपके सामने लिखी हुई परिभाषा इसकी। इसके उदाहरण होंगे बिना बोझे चूने का निर्माण। तो आपका बिना बोझे चूना होता है, ये बिना बोझे चूना का सूत्र है। और इसको हम जब चूना पत्थर है, इसको गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे इसको, तब जाके इस तरह से ये आपका बिना बोझे चूना बनेगा। तब देखेंगे यहाँ पे इसको ऊर्जा दी जा रही है, तब जाके टूटा है उत्पादों में, इससे बना है। तो हम देखेंगे कि सभी प्रकार की जो वियोजन अपक्रिया होती है, वो सभी आपकी ऊष्मा शोषी अपक्रिया होती हैं, क्योंकि सभी वियोजन अपक्रियाओं में हम ऊर्जा देते हैं, चाहे ऊष्मा के रूप में हो, चाहे प्रकाश के रूप में हो, या विद्युत के रूप में हो। अभी हमने पढ़ा था पिछले उसमें, जैसे इसी पेज में पढ़ा था, पिछले पेज पे, तो सभी में हमने ऊर्जा दी थी, और ऊर्जा देने के पश्चात ही उत्पाद बने थे। यानी सभी में ऊर्जा को ग्रहण किया गया, उपयोग हुआ उसका, तब जाकर उत्पाद बने हैं। तो ये सभी आपके ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं होंगी। सभी वियोजन अपक्रिया कैसे होंगी भाई? ऊष्मा शोषी अपक्रिया होंगी। इसके पश्चात हम अगली, तो मैंने आपको 4 अपक्रिया बताई अभी तक। अगर हम देखेंगे विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक बताऊंगा सक्रिय श्रेणी के बारे में। तो इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद ही हमें जो है समझ में आएगी आपको। तो ये क्या होती है सक्रिय श्रेणी? ये इतनी महत्वपूर्ण है कि इसको आपको याद करना, समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लेसन नंबर 1 में है ये, 2 में है ये, और 3 में है। तीनों ही जो है अध्यायों में इसको दिया गया है, और कम से कम 10 नंबर के जो है आपको प्रश्न जो है मिलेंगे इससे संबंधित। क्योंकि बहुत सारी रासायनिक अपक्रिया जो है, उनका जो संपन्न होने का तरीका है, वो सक्रिय श्रेणी के अनुसार संपन्न होती है। पार्ट नंबर 3 में है, 2 में है, 1 में, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा आपको। तो ये आपका है कपिल। कपिल नाम का एक लड़का है, मान लीजिए, उसकी होगी शादी। तो कपिल ने कार मांगी, अलमारी, जमीन, फ्रिज, फोन, हेलो करूं, हाँ जी, चांदी और सोना। कपिल नाम के लड़के की एक शादी हो रही है, मान लीजिए। अब शादी जब हो रही है, तो कपिल अपने दहेज में इन सभी वस्तुओं की जो है मांग कर रहा है। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे, कपिल ने कार मांगी, अलमारी, जमीन, फ्रिज। इतना मांगने के बाद वो फोन कर रहा है, और फोन जब करेगा तो हेलो बोलेगा, उधर से आवाज आ रही है करूं, हाँ जी, चांदी और सोना। अब यहाँ पे कपिल का मतलब है के, पोटेशियम है, ने का मतलब सोडियम, कार का मतलब कैल्शियम, मांगी मतलब Mg मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जमीन का जिंक, फेरम, लेड, हेलो हाइड्रोजन है, करूं Cu कॉपर, ये आपका मरकरी Hg, और ये आपका सिल्वर हो गया Ag चांदी, ये आपका हुआ गोल्ड Au। तो इस तरह से आप इसको आसानी से याद रख सकेंगे। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो कपिल ने कार मांगी, अलमारी, जमीन, फ्रिज, फोन, हेलो करूं, हाँ जी, चांदी और सोना, इनका ये अर्थ होता है। 1-2 बार लिखेंगे आप कॉपी में, याद हो जाएगा आपको। इसके पश्चात हम देखेंगे, इसमें सबसे ऊपर जो तत्व आता है पोटेशियम आता है, ये उच्च क्रियाशील है। और मैंने एक यहाँ पे एक ही एरो का निशान लगाया ऊपर से नीचे की ओर। तो इसमें ऊपर से जब नीचे आप चलेंगे तो अपक्रियाशीलता लगातार क्या होगी? घटेगी, घटती अपक्रियाशीलता। तो ये चिन्ह का होना बहुत जरूरी है इसमें। और बीच में लिखा आपको निम्न अपक्रियाशील तत्व सभी है, और ये आपके होंगे मध्यम अपक्रियाशील हो जाएंगे यहाँ पे। और
ये आपके घटेगी, यानी सबसे उच्च क्रियाशील जो है पोटेशियम होगा, उसका लगातार जो है इनका क्रम घटता चला जाएगा। यही कारण आप देखेंगे पोटेशियम जैसी धातु होती है, अध्याय नंबर 3 में पढ़ेंगे इसको डिटेल में अपन, कि इतनी अधिक क्रियाशील होती है, वायु क्लोरोफिल आग पकड़ लेती है, शीघ्रता से ऑक्सीजन और जल के साथ क्रिया कर लेती है, इसलिए इनको कैल्शियम में डुबो कर रखा जाता है। आप देखेंगे पोटेशियम सोडियम जैसी धातुओं को, जबकि गोल्ड के अपन बनाते हैं आभूषण, तो इन्हें आप देखेंगे कि किसी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया करते नहीं है, इसलिए महंगी धातु होती है। तो अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे इसको। और इसमें क्या होगा, मैंने क्यों बताया इसको, क्योंकि एक तत्व की तुलना में दूसरा तत्व या तो कम क्रियाशील है या अधिक क्रियाशील है। उदाहरण के लिए आप ले मान लीजिए जिंक ले यहाँ पे। अब जिंक जो है की क्रियाशीलता जो है एल्यूमिनियम की तुलना में तो कम है, लेकिन एल्यूमिनियम की तुलना में कैसी अधिक है। तो आसानी से हम इसको समझ के और अभिक्रिया को जो है अपन कर देंगे, उसका हल जो है इसी प्रकार से आप देखेंगे। कॉपर है ये Cu। अब मान लीजिए मैं यहाँ बात करता हूँ आयरन की और कॉपर की, तो दोनों में से अधिक क्रियाशील कौन सा है, आपका आयरन जो है फेरम, ये ज्यादा क्रियाशील है बजाय कॉपर के। तो अधिक क्रियाशील जो तत्व है कम क्रियाशील तत्व का विस्थापन करेगा। अभी आप वापस चलते हैं। अब आपके सामने मान लीजिए हम उदाहरण लेकर समझेंगे इसको। मान लीजिए मैंने एक ये पात्र लिया और पात्र लेकर के मैंने इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन लिया। कॉपर सल्फेट जो होता है वो होता है आपका नीले रंग का। इसमें भी थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा इसको। मान लीजिए हमने एक पात्र लिया, पात्र के अंदर जो है कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, और कॉपर सल्फेट जो होता है वो होता है CuSO4। तो इसमें ये विलयन आप लेंगे तो नीले रंग इसमें दिखाई देगा पात्र में आपको। अब उसमें हम एक लोहे की कील डालते हैं मान लीजिए। अब लोहे की कील जो डालेंगे तो लोहे की कील डालने पर जो है आप देखेंगे लोहे की कील डाल दिया आपने। अब यहाँ पे कॉपर में जो आपका CuSO4 में कॉपर है और जो आपका Fe है ये Fe, ये लोहे की कील में है। अब हमने पढ़ी है सत्ता श्रेणी, तो वहाँ पे Fe जो है ज्यादा क्रियाशील होता है बजाय किसके, कॉपर के। तो ये Fe जो है क्या करेगा, यहाँ से इसके यौगिक से इसका विस्थापन करेगा, इसको यहाँ से हटा देगा, इसको यहाँ से हटा देगा। तो क्योंकि ये ज्यादा क्रियाशील है सूची के अनुसार, तो जब यहाँ से जाएगा तो ये Fe जो है Cu के स्थान पर जाएगा और Cu इससे अलग हो जाएगा, कॉपर इससे अलग हो जाएगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे ये हो गया विस्थापन, इसे हम कहेंगे विस्थापन। और इससे एक नया उत्पाद प्राप्त हुआ फेरस सल्फेट। अब इसमें आपको पता कैसे लगेगा रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं हुई है। तो जैसे ही अभिक्रिया संपन्न होना शुरू होगी तुरंत ही विलयन का जो रंग है, अब इसका रंग जो था नीला था, अब इसका जो रंग है जो फेरस सल्फेट होता है हरे रंग का, ये आपको होता है नीले रंग का, ये होता है हरे रंग का। तो ऐसी स्थिति में विलयन का जो रंग है हरा मलिन होने लग जाएगा फेरस सल्फेट के बनने के कारण। ये प्रश्न भी आपको दे रखा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा मलिन क्यों हो जाता है। उसका जवाब आप देखिए कि यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है क्योंकि कॉपर सल्फेट में जो Cu है उसकी तुलना में आयरन ज्यादा क्रियाशील है, तो ये उसके यौगिक CuSO4 में से और Cu का विस्थापन कर देता है, जिससे आपके फेरस सल्फेट बनता है। फेरस सल्फेट का रंग होता है हरा, इस कारण से विलयन का रंग जो है मलिन हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण आप देखेंगे, जिंक जो है इसकी अभिक्रिया हमने कराई फेरस सल्फेट से। अभी आप देखेंगे कि जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा होती है बजाय किसके, जिंक की क्रियाशीलता जो है ज्यादा होती है बजाय किसके, आयरन के ज्यादा क्रिया। तो ये इसका विस्थापन ऐसे करेगा, इसका विस्थापन जब होगा यहाँ से तो बनेगा ZnSO4 + Fe। तो आप देखेंगे यहाँ पे Fe जो है इसकी तुलना में ज्यादा क्रियाशीलता, जबकि यहाँ पे Fe की तुलना में जिंक ज्यादा क्रियाशील, इसका विस्थापन यहाँ से कर दिया है। इसी प्रकार से एक उदाहरण हम लेंगे Ag + CuSO4। तब बताएंगे Ag जो है क्या इसका विस्थापन कर पाएगा। सूची आप देखेंगे तो सूची में हम देखेंगे कि Ag जो है वो कॉपर की तुलना में कम क्रियाशील है, तो इसका विस्थापन नहीं कर पाएगा। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया आपकी नहीं होगी संपन्न। ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछ लेता है, बताओ इसके उत्पाद क्या बनेंगे, ये अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी। तो बस बहुत ही आसान तरीका है, वो सूची आपके याद होनी चाहिए। उस सूची में आप देखेंगे कौन किसकी तुलना में ज्यादा क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, तो आसानी से इसका विस्थापन कर देगा। तो इसकी परिभाषा आपके सामने ये हुई है कि जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, जिससे नए उत्पाद बन जाते हैं। तो जैसे यहाँ कॉपर का विस्थापन किया है, जो कॉपर जो है कम क्रियाशील है Fe ने उसके यौगिक से। अब हम पढ़ेंगे आगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से लग रहा है द्विविस्थापन,
कुछ पुस्तकों में इसको एकल विस्थापन भी कहते हैं, कुछ में एक ही जो पदार्थ है वो विस्थापित हुआ है इसको एकल विस्थापन भी कहते हैं इसको। अब द्विविस्थापन पढ़ेंगे आप, तो द्विविस्थापन इन दो पदार्थ जो अपने स्थान से इसमें विस्थापित होते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे आपके सामने उदाहरण बताऊंगा आपको, कोई भी अपक्रिया जब होती है तो अपक्रिया संपन्न होने से पहले अभिकारक जो है वो आयन में टूटेंगे। जैसे आपका बेरियम है तो इससे बनेगा आपका बेरियम धनायन Ba+2 बनेगा, इससे बनेगा आपका Cl- बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर Na+ बनेगा इससे, और इससे बनेगा आपका SO4-2। तो इसके जो अभिकारक हैं BaCl2 बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, इनका हमने लिया जलीय विलयन, जिसको हम कहते हैं एक्वा, यानी जलीय विलयन लिया है इनका हमने। और लेने पर अपक्रिया जब होगी, अपक्रिया होने से पहले इसके इस तरह से आयन टूटेगा ये, और इससे आयन ये बनेंगे आपके। अब इनका जो है इंटरचेंज होगा, ये जो आपका सल्फेट है ऋणायन वो Ba के साथ आ जाएगा Ba+2 के साथ, और जो है Cl चला जाएगा Na+ के पास। तब देखेंगे दो पदार्थ जो अपने स्थान से विस्थापित हुए हैं, जिसके फलस्वरूप बनेगा यहाँ पे BaSO4 + NaCl। तो ये आप हो गए द्विविस्थापन अपक्रिया। अब इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे इसको परिभाषित आप ऐसे करेंगे कि जब अभिकारकों को आयन परस्पर विनिमय करके नए उत्पाद बनाते हैं, उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्योंकि इसमें दो पदार्थ जो है अपने स्थान से विस्थापित हुए, इसलिए इसका नाम रखते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया, और हमें नए उत्पाद प्राप्त हो गए हैं। तो इसका एक उदाहरण आपको दे रखा है पुस्तक में, कि आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब थोड़ी बात यहाँ आती है कि अवक्षेप क्या होता है। अवक्षेप का अर्थ होता है कि जैसे बेरियम क्लोराइड एक ठोस होता है और ये सोडियम सल्फेट भी आपका जो है ठोस होता है, तो इनको हम जल में जब डाल करके इनका विलयन तैयार करेंगे, उसे हम कहेंगे एक्वा, जलीय विलयन कहेंगे इनको। तो यहाँ पे अभिक्रिया जो हो रही है जलीय विलयन के रूप में हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट बनता है वो एक सॉलिड होता है, ठोस होता है, जिसका अवक्षेप यानी नीचे पेंजे में जमा हो जाता है प्रज्ञलिके में, इसे हम कहते हैं अवक्षेप। और जिस अपक्रिया में इसका निर्माण होता है हम कहते हैं अवक्षेपण की अपक्रिया कहते हैं। तो ये थोड़ा सा हल्का सा ध्यान रखना। अवक्षेप का मतलब होता है कि जब कोई अपक्रिया विलयन के रूप में तरल अवस्था में हो रही है और उसमें कोई उत्पाद ठोस प्राप्त हो जाता है, तो हम कहते हैं अवक्षेप। ये आपके सामने हुई विस्थापन और द्विविस्थापन अपक्रिया। तो 6 अपक्रिया आपको बताई मैंने। अब नेक्स्ट आप देखेंगे, तो ये आपको मैं समझा नहीं सकता, समझिए आपको पता है कितना महत्व है इसका। अब ये पढ़ेंगे उपचयन अपक्रिया। तो उपचयन अपक्रिया क्या होती है, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग या वृद्धि होती है, ऑक्सीजन का संयोग या वृद्धि होती है और हाइड्रोजन जो है पृथक होती है, उसकी कमी होती है, तो हम कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। इसमें जो मुख्य भूमिका होती है वो होती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो तत्व उसकी होती है, ऑक्सीजन के आधार पर ही है ये अपक्रिया। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रकृति परस्पर होती है विपरीत, क्योंकि आप देखेंगे ये बनाता है आपका ऑक्साइड ऋणायन O- बनाता है ये, जबकि ये बनाता है H+ धनायन बनाता है। तो ये प्लस और माइनस विपरीत होते हैं। तो जब अपक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो हाइड्रोजन की उसमें कमी होगी। आसान तरीका इसको याद रखने का, तो जब किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग या वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी या वृद्धि होती है, उसे हम कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। जबकि अपचयन अपक्रिया में बिल्कुल विपरीत है। तो यहाँ पे आपकी जो ऑक्सीजन होगी इसकी तो क्या होगी भाई, कमी होगी, जबकि हाइड्रोजन क्या होगी इसमें वृद्धि होगी। आप देखेंगे सामने हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। तो जब रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन पृथक होती है, उसकी कमी होती है, तथा हाइड्रोजन का संयोग वृद्धि होती है, उसे हम कहते हैं अपचयन अपक्रिया। बिल्कुल विपरीत है, तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे ये। इस तरह से हमने आपको लिखा है ये, इसमें ऑक्सीजन का संयोग वृद्धि होती है और इसमें ऑक्सीजन पृथक होती है। तो बस आप इसमें हाइड्रोजन का तो परिभाषा में जिक्र किया गया है, मुख्य रोल इसमें है ऑक्सीजन का ही, केवल ऑक्सीजन का याद रखेंगे आप, आसानी से आप समझ जाएंगे इसको। तो इस अपक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग या वृद्धि होती है, हम कहेंगे उपचयन अपक्रिया। और इसमें ऑक्सीजन पृथक होती है या कमी होती है, हम कहेंगे आप अपचयन अपक्रिया। इसको उदाहरण आप देखेंगे, जैसे आपका कॉपर एक तत्व होता है लाल भूरे रंग का, तांबा आपने देखा होगा सभी ने, लाल भूरा रंग होता है इसका। जब इसको हम मान लीजिए गर्म करते हैं, इसका ध्यान करवाते हैं, तो इससे बनेगा आपका काले रंग का कॉपर ऑक्साइड। काले रंग का जो है कॉपर ऑक्साइड बनता है, उसका रंग जो है काला हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें कॉपर में जो ऑक्सीजन का संयोग हो गया। तो कॉपर ऑक्साइड जो रासायनिक यौगिक है उसका रंग जो है ब्लैक होता है, काला होता है, जबकि कॉपर के कैसा है, लाल भूरा होता है। तो इसका जब ये काला रंग होगा तो हम पता लगा लेंगे, इस चीज का पहचान हमें हो जाएगी वह रासायनिक अपक्रिया संपन्न हो चुकी है, क्योंकि इसका जो लक्षण है रंग कैसा है, इसका काला। तो ये जो काला रंग है क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें अपक्रिया से पहले आप देखेंगे ऑक्सीजन नहीं था इसमें कॉपर के साथ, लेकिन अपक्रिया के बाद कॉपर के साथ ऑक्सीजन आया है, तो इसमें ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। अतः हम कहेंगे अपक्रिया कौन सी भाई, ये उपचयन अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपक्रिया है। इस तरह से आप देखेंगे।
इसके बाद आप देखेंगे अपचयन अपक्रिया, इसकी परिभाषा आपको बता दी मैंने। इसको थोड़ा आप देखेंगे यहाँ पे, तो CuO कॉपर ऑक्साइड काले रंग का होता है, भी आपको बताया मैंने। यदि हम हाइड्रोजन के साथ इसको गर्म करें तो हाइड्रोजन के साथ गर्म करने से इससे बनेगा कॉपर, जो कि लाल भूरे रंग का होता है। अब जो कॉपर बना है लाल भूरे रंग का, जैसे कि आपने यहाँ देखा था, कॉपर का रंग जो है लाल भूरा होता है, जबकि कॉपर ऑक्साइड का होता है काले रंग का। तो ये लाल भूरा रंग जब आपको प्राप्त होगा कॉपर का, इसका मतलब है कि कब हुआ है, जब इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ क्रिया जब हुई तो ऑक्सीजन इसमें क्या हुई, पृथक हो गई है, और ऑक्सीजन का पृथक होना क्या कहलाएगा, अपचयन अपक्रिया कहलाएगा आपके सामने। तो CO से Cu का बनना जो है अपचयन अपक्रिया है। तो ये आपके अपचयन अपक्रिया का उदाहरण है, CO से Cu का बनना। तो इस तरह से आपको मैंने बताया उपचयन और अपचयन अपक्रिया। तो जिस अपक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग वृद्धि होती है उसे हम कहेंगे उपचयन अपक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन पृथक होती है उसे हम कहेंगे आप अपचयन अपक्रिया। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रेडॉक्स अपक्रिया। इसमें दोनों अपक्रिया जो एक साथ आएगी, आप देखेंगे उपचयन और अपचयन अपक्रिया, जिसे हम कहते हैं सम्मिलित रूप से रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं इसको। तो जब उपचयन एवं अपचयन अपक्रियाएं साथ साथ होती हैं उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। एक तो परिभाषा ये हो सकती है आपकी, ऐसी अपक्रिया इसमें उपचयन और अपचयन अपक्रिया दोनों साथ साथ हो रही है उसे हम कहेंगे रेडॉक्स अपक्रिया। दूसरा इसमें परिभाषा ये बनेगी आपकी, जब अपक्रिया में एक पदार्थ जो है उपचयित होता है, क्या होता है उपचयित, और दूसरा पदार्थ होता है अपचयित, दूसरा पदार्थ होगा अपचयित। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया को हम कहेंगे रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे, जिसमें एक पदार्थ उपचयित हो रहा है, एक पदार्थ होता है अपचयित, उसे हम कहेंगे रेडॉक्स अपक्रिया। तो दो परिभाषा बताई आपको मैंने, अब दोनों को मैं आपको समझाऊंगा उदाहरण के द्वारा, उदाहरण से आपको समझ में बैठेगी। तो आप देखेंगे अभी मैं उदाहरण दिया था, वही उदाहरण आपके सामने दोबारा मैं पेश कर रहा हूँ। तो ये आपका कॉपर ऑक्साइड है, और कॉपर ऑक्साइड जो है काले रंग का होता है। हाइड्रोजन के साथ इसको हम गर्म करेंगे, उष्मा देंगे इसको, तो उष्मा देने से जो है इसमें आपको लाल रंग का जो है भूरे रंग का कॉपर प्राप्त हुआ है, साथ साथ प्राप्त हुआ है आपको H2। तो मुझे पूछूंगा आपसे कि CuO से Cu का बनना कौन सी अपक्रिया है, अपचयन कहेंगे, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन पृथक हुई है, और ऑक्सीजन का पृथक होना क्या कहलाता है, अपचयन। जबकि अपक्रिया से पहले क्या हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है क्या, देखने बच्चों नहीं है, लेकिन अपक्रिया के बाद इसमें ऑक्सीजन का संयोग हुआ नहीं हुआ है। तो ऑक्सीजन का संयोग होना, ऑक्सीजन का जुड़ना कौन सी अपक्रिया कहलाती है, उपचयन अपक्रिया। तो H2 से H2O का बनना कौन सी अपक्रिया है, ये उपचयन अपक्रिया। तो आप देखेंगे यहाँ हमने इसमें दो अपक्रिया दिखाई दे रही है आपको, एक तो दिखाई दे रही है आपको अपचयन, दूसरी दिखाई दे रही है आपको उपचयन अपक्रिया। यानी अब इस रिएक्शन को हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक अगर एक साथ एक नजर में इस रिएक्शन को देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि इस अपक्रिया में यहाँ से यहाँ तक जो है दो अपक्रिया संपन्न हो रही है, इसमें अपचयन भी हो रहा है, इसमें उपचयन भी हो रहा है। तो इसलिए इसको हम कहेंगे रेडॉक्स अपक्रिया। तो आपके सामने ये उदाहरण आपका है, ये रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण है, ये उपचयन अपचयन अपक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इसमें दोनों अपक्रिया एक साथ संपन्न हो रही है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण आपका है ZnO+C, ये जिंक ऑक्साइड है, कार्बन के साथ इसकी अपक्रिया करवाएंगे तो इससे बनेगा आपका Zn। तो आप देखेंगे जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, अपक्रिया के पश्चात यहाँ जिंक प्राप्त हुआ है इससे उत्पाद के रूप में, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या होगा, इसमें पृथक हुई है, तो पृथक होना क्या कहलाएगा, अपचयन अपक्रिया कहलाएगा। तो आपके ZnO से Zn का बनना कौन सी अपक्रिया है, अपचयन अपक्रिया है। और अपक्रिया के पश्चात कार्बन जो है इससे बना आपका CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी है, तो C से CO का बनना, अपक्रिया से पहले कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन इसके बाद अपक्रिया के पश्चात ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, अतः हम कहेंगे ये उपचयन अपक्रिया है। तो ये भी ZnO+C बराबर Zn+Cu, तो ये अपक्रिया कौन सी आपकी रेडॉक्स अपक्रिया है, क्योंकि इसमें भी दोनों अपक्रिया साथ साथ हो रही, इसलिए कहेंगे इसको रेडॉक्स अपक्रिया। अब अगली बात आती है, तो ये मैंने आपको तो पहली जो परिभाषा बताई आपको मैंने, इसके आधार पर उदाहरण आपको समझाया मैंने कि भाई इस तरह से रेडॉक्स अपक्रिया ऐसी होती है। दोनों उदाहरण बहुत ही अच्छे हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगे रेडॉक्स अपक्रिया के। अब मैं आपको बताऊंगा उपचयित और अपचयित पदार्थ क्या होते हैं। तो आप देखें ध्यान से इसको, अपक्रिया को दोबारा से, अपचयित और उपचयित थोड़ा ध्यान लगाएंगे आप, ये पदार्थों के नाम, जबकि ये आपकी अपक्रियाएं थी, ये थी अपक्रियाएं, उपचयन और अपचयन, ठीक है ना, ये थी अपक्रियाएं, जबकि ये क्या है, आपके पदार्थ हैं। क्या है ये पदार्थों के नाम है, उपचयित और अपचयित पदार्थ क्या है। तो उपचयित पदार्थ जो है सब क्रिया पूछेंगे 1, 2, 3 और 4 पदार्थ इसमें हैं। तो इसमें से पहचान करवाएगा आपसे परीक्षा में भाई कौन सा पदार्थ इसमें उपचयित पदार्थ है, पहचान करके बताइए, और अपचयित पदार्थ कौन सा है। तो उपचयित पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, उसे कहेंगे आप उपचयित पदार्थ। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन आप देखेंगे H2, तो क्या इसमें अभिक्रिया से पहले, अभिक्रिया संपन्न होने का मतलब है जब अभिकारक से उत्पाद बन जाए, तो अभिक्रिया संपन्न हो चुकी है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको अभिक्रिया से पहले क्या हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है क्या? उत्तर है नहीं, उत्तर है नहीं। लेकिन अभिक्रिया जब संपन्न हुई है तो उत्पाद क्या बनेगा आपका? H2 बना है। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आई नहीं आई है? आई है। संयोग हुआ नहीं हुआ? हुआ है। तब कहेंगे यहाँ हाइड्रोजन जो है एक उपचयित पदार्थ है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। तो अभिक्रिया में जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे हम कहते हैं उपचयित पदार्थ। तो आपके सामने ये जो पदार्थ है ये है उपचयित पदार्थ। कौन सा पदार्थ है बच्चों? उपचयित पदार्थ है, ये उपचयित पदार्थ है, ठीक है ना। और ये मैंने लिखा है उपचयित पदार्थ H2, उसकी पहचान आपको बताई मैंने, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे कहेंगे उपचयित पदार्थ। अगला आता है कॉपर ऑक्साइड है, ये CuO है। अभिक्रिया जब हुई है तो इससे बना आपका Cu। तो CuO से Cu का बनना, इसमें आप देखेंगे ऑक्सीजन हुई है पृथक, और ऑक्सीजन का पृथक होना कहलाएगा अपचयन। और जिस पदार्थ में से ऑक्सीजन पृथक होती है उसको कहेंगे अपचयित पदार्थ। जिसमें से ऑक्सीजन पृथक होती है उसको कौन से पदार्थ कहेंगे बच्चों? अपचयित पदार्थ कहेंगे। तो यह Cu जो है वो आपका अपचयित पदार्थ है। इस प्रकार से पहचान करेंगे आप। तो जिस पदार्थ में से ऑक्सीजन पृथक होती है उसे कहेंगे अपचयित पदार्थ, और जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे कहेंगे आप उपचयित पदार्थ। तो मैंने आपको लिखा है अपचयित पदार्थ लिखा है CuO। इसी प्रकार से आप देखेंगे इस प्रक्रिया में, तो मेरे ख्याल से आप जवाब दे देंगे आसानी से। मैं पूछूंगा आपसे भाई कार्बन जो है कैसा पदार्थ है? आप बताएंगे सर इसमें ऑक्सीजन का संयोग हुआ है क्योंकि इसका ऑक्सीजन का संयोग होने से C से बना है CO। अतः हम कहेंगे ये पदार्थ कैसा? उपचयित पदार्थ है। जबकि ZnO जो है इसमें से ऑक्सीजन पृथक होने से क्या बना है? Zn बना है। अतः हम कहेंगे इसको कैसा पदार्थ है? अपचयित पदार्थ है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे अपचयित पदार्थ जो ZnO है, और उपचयित पदार्थ होता है आपका C, कार्बन होता है। तो यहाँ पे उपचयित पदार्थ जो है कार्बन हो गया। तो ये आपके सामने मैंने बताया दूसरी परिभाषा के बारे में। एक पदार्थ जो है उपचयित होगा और दूसरा पदार्थ अपचयित होगा, तो उसे हम कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे आपके सामने इसमें ये जो पदार्थ अपचयित हो रहा है ये उपचयित हो रहा है, इसलिए प्रक्रिया जो आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया है। बहुत ही सिंपल सी बात है ये कि ऑक्सीजन का जुड़ना यानी संयोग होना, ऑक्सीजन का पृथक होना, ये आपका रेडॉक्स अभिक्रिया है। ऑक्सीजन कब जुड़ेगी? जब कोई देने वाला होगा, और ऑक्सीजन पृथक कब होगी? जब कोई लेने वाला होगा। तो इसमें एक ने ऑक्सीजन इसने दी है, इसने ग्रहण की है, और ये आपकी होगी रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें ये आपको होता है मैंने उपचयित और अपचयित पदार्थ, दो पदार्थ और होते हैं, उपचायक और अपचायक। उपचायक और अपचायक, उनके बारे में आपको अगले लेसन में बताऊंगा। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। तो ये अभिक्रिया जो है आपकी पूरी हो चुकी है 8। अब 8 जो है अपना लेसन उसका अंतिम भाग चल रहा है। हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में, लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी और जानकारी कराऊंगा आपको। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है इसमें से, चूना पत्थर से संबंधित प्रश्न जो है परीक्षा में आते हैं, और उसमें कई जगह आपको ये मिलेंगे, बार बार अभिक्रियाएं आती हैं ये। तो इसलिए मैंने एक नज़र में जो है समझाने के लिए आपको उनको यहाँ लिखा है, समझाऊंगा मैं आपको। तो देखो संगमरमर है, खड़िया, चूना पत्थर, इन सभी में जो पदार्थ पाया जाता है वो होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 सूत्र है इसका। इन सभी में कैल्शियम कार्बोनेट नामक पदार्थ पाया जाता है। सबसे पहली बात ये हुई। दूसरा है इस जो चूना पत्थर होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बिना बुझे चूने का निर्माण करना। तो ये हमने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया में आया था। उस वियोजन अभिक्रिया में ये आपका चूना पत्थर इसको उसको देंगे, इससे बनेगा आपका बिना बुझे चूना बनेगा CaO+CO2। वियोजन अभिक्रिया उस वियोजन अभिक्रिया। फिर अगला प्रश्न आता है बुझे हुए चूने का निर्माण करना। अब बुझा हुआ चूना जो है ये आपका बिना बुझे चूना जो है इसका हम जल से संयोग कराएंगे, जिससे बनेगा आपका बुझा हुआ चूना। इसमें एक चित्र दिया रखा परीक्षा में आ चुका है एक बार ये कि भाई बुझे हुए चूने का निर्माण करने का अभिक्रिया का समीकरण, उसका नामांकित चित्र बनाए। तो इसमें आप देखेंगे हमने लिया बिना बुझे चूना लिया है यहाँ, और इसमें डाल दिया जल, और दोनों की अभिक्रिया से जो है अभिक्रिया इस प्रकार संपन्न होगी, ये बन जाएगा आपका बुझा हुआ चूना। अगली बात ये आती है, ये जो बुझा हुआ चूना इसका नाम आपने सुना होगा, ये एक क्षार है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग जो है कई उपयोग इसके, एक उपयोग इस काम करेंगे दीवारों को सफेदी करने में, और दूसरा उपयोग है कि कई बार किसान जो है उसकी मृदा, खेत की मृदा में जो है अम्लीय गुण बढ़ जाते हैं, उस अम्लीय गुणों को या अम्लता को दूर करने के लिए और किसान जो है भुजे चूने का उपयोग करता है, क्योंकि क्षार है अम्ल के साथ क्रिया करके उसको उदासीन कर देगा, तो जमीन की जो है मिट्टी की अम्लता दूर हो जाएगी। तो ये उपयोग है इसके। अगला प्रश्न आता है कि
हम जब दीवारों पर सफेदी करते हैं तो सफेदी करने के लिए हम जब मार्केट से लाते हैं खरीद के, तो उसको हम लाते हैं भुना भुजा चूना, सफेद रंग का होता है, पत्थर जैसा पदार्थ है ये। इसको लाते हैं, इसको ला करके घर पे हम किसी पात्र में डालेंगे इसको, और डाल के उसमें डालेंगे पानी, और दोनों की अभिक्रिया के पश्चात बनेगा आपका भुजा हुआ चूना बनेगा। इस भुजा हुआ चूना जो एक विलयन है, इसका उपयोग आप करेंगे किसमें? सफेदी करने में। सफेदी करने में करेंगे क्योंकि ये आपका होता है सॉलिड ठोस होता है, और ये आपका होता है लिक्विड द्रव होता है, और ये बनेगा आपका जलीय विलयन, एक का फिर रूप में होगा ये। इसका उपयोग आप करेंगे सफेदी करने में। तो दीवारों पर सफेदी करते समय कौन सा पदार्थ होता है? भुजा हुआ चूना होता है, ये पदार्थ होता है सफेदी के समय। ठीक है ना? एक प्रश्न एक बताऊंगा आपको मैं, तो यहाँ ध्यान रखने की बात है, कैसे कौन सी बात ध्यान रखने की है कि प्रश्न ये आता है कि भाई उस रासायनिक पदार्थ का नाम बताइए जिसके विलयन का उपयोग हम सफेदी करने में करते हैं। उस समय आपको उत्तर आएगा CO। इसके विलयन का उपयोग आप करते हैं सफेदी करने में। दूसरा प्रश्न आता है कि भाई किस विलयन का उपयोग करते हैं सफेदी करने में, तो विलयन आपका होगा CaOH का उल्टा है। ये ध्यान रखना है, CaOH का उल्टा है, ये आपका विलयन है, इसका उपयोग करते हैं सफेदी करने में। तो दोनों प्रश्न आपके सफेदी संबंधित ही हैं, लेकिन इसमें पूछेगा किसके विलयन का उपयोग करते हैं, तो विलयन इसका तैयार होगा तब उसकी हम सफेदी करेंगे। तो विलयन पूछेगा आपसे भाई कौन से पदार्थ का विलयन का उपयोग करते हैं, तो इसका विलयन का उपयोग करते हैं, किस विलयन का उपयोग करते हैं, तो उत्तर आपका ये आएगा। तो प्रश्न के अनुसार हिसाब से आपको जो आंसर देना है ये आपको समझ में आएगा। अगला प्रश्न आता है दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद जो चमक क्यों आ जाती है, तो उसका उत्तर ये होगा कि जब हम दीवारों पर हमने सफेदी करने के लिए इसका उपयोग किया, बताया आपको मैंने, जब दीवारों मान ली हमने इसकी सफेदी कर दी है तो वायुमंडल की जो CO2 गैस है उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है, और रासायनिक अभिक्रिया करने के पश्चात बनेगा इसमें चूना पत्थर बनता है दीवारों पर, जो कि होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। दोबारा साथ देखेंगे वही पदार्थ जहाँ से हमने प्रारंभ किया था, वही पदार्थ जो है दीवारों बन चुका है, और ये पत्थर का मतलब आप समझ रहे हो कठोर है, जिसमें चमक होती है पत्थर में, इसलिए दीवारों पर जो इसके बनने के कारण चमक आ जाती है। तो ये आपका जवाब ये हो गया कि दीवारों पर सफेदी करने के बाद जो आपका भुजा हुआ चूना है वो वायुमंडल की CO2 गैस से अभिक्रिया करता है, जिससे दीवारों पर कठोर और चमकदार कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इसके बनने के कारण दीवारों पर चमक आ जाती है। तो ये आपका इससे संबंधित जो प्रश्न था, बहुत बार परीक्षा में आते हैं ये। जैसे एक प्रश्न मैंने आपको दे रखा है यहाँ पे, एक पदार्थ X और Y है, परस्पर क्रिया करके पदार्थ Z बनाते हैं, कैसा प्रश्न आता है, आ चुका परीक्षा में ये। अब Z जो पदार्थ है उसका उपयोग करते हैं सफेदी करने में, तो बताइए X Y Z के नाम क्या होंगे और क्रिया का समीकरण क्या होगा। तो आप देखेंगे पदार्थ, अब इसका उत्तर हम कैसे दें, ना तो हमें X का पता है, ना Y का, ना Z का, लेकिन हमें एक संकेत दे रखा है इसमें कि Z जो पदार्थ है उसका उपयोग हम करते हैं सफेदी करने में। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, देखो उपयोग मैंने बताया आपको, भाई भुजे हुए चूने का उपयोग करते हैं सफेदी करने में, अभी बताना आपको, लेकिन उसी चीज को प्रश्न आपसे पूछा है कि सफेदी करने में Z का उपयोग करें, तो आपको याद होना चाहिए ये। अगर याद आपको है तो आप बहुत आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो हमें पता है कि सफेदी करने में करते हैं भुजे हुए चूने का, इसका मतलब है कि Z आपका हो गया भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की जो क्रिया है वो भी आपको पता होनी चाहिए, वही भुजा हुआ चूना हम कैसे बनाते हैं। तो आप देखेंगे बिना भुजा चूना है उसकी जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो आपको बनेगा भुजा हुआ चूना। इसका मतलब है इसमें जो पदार्थ X कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया बिना भुजा चूना, और दूसरा पदार्थ Y हो गया आपका जल H2। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने ये जवाब दे दिए। अगर परीक्षा में आपसे सूत्र पूछा तो सूत्र लिखेंगे, नाम पूछा नाम लिखेंगे, दोनों को लिखने की आवश्यकता नहीं, जितना आपसे पूछा उतना लिखेंगे, नंबर आपके परफेक्ट आएंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं बिल्कुल ही। तो आपने यहाँ पे X Y Z के नाम बता दिए, अभिक्रिया का समीकरण पूछेगा तो अभिक्रिया का समीकरण आपके सामने ये लिखवा, ये समीकरण आपको हो जाएगा अभिक्रिया का समीकरण। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन किया जाता है परीक्षा में। तो ये मैंने आपको बताया, अब देखेंगे अब जो हम पार्ट की क्लोजिंग की ओर चल रहे हैं। अब दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के उदाहरण, दैनिक जीवन में जो प्रतिदिन लगभग हमारे जीवन में घटित होती है उन घटनाओं में, तो पहले इसमें घटना है संचरण की। संचरण का अर्थ क्या होगा कि जब हमारी धातु या धातु से बनी वस्तु है, जैसे लोहा धातु है, इससे बनी वस्तु है बहुत सारी, जैसे रेलगाड़ी की पटरी है, रेलगाड़ी के डिब्बे हैं, हमारे घर में मोटरसाइकिल है, साइकिल है, बहुत सारे औजार उपकरण होते हैं, सभी आपके लोहे से बने होते हैं। तो जब ये धातु ऐसी बनी वस्तु जो होती है नमी वायु अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो संचारित होती है, अर्थात उनका क्षय होता है, तो उसे हम कहते हैं संचारण क्रिया। अब संचारण की क्रिया जब होगी तो इससे धातु जो है दुर्बल होती है, कमजोर होती है और उन्हें क्षति पहुंचती है। जब धातुओं को क्षति पहुंचेगी, उनसे बनी वस्तुओं को क्षति पहुंचेगी
तो नुकसान हमें भी होगा, क्योंकि हमें नई वस्तु खरीदनी पड़ेगी दोबारा से। तो ऐसी स्थिति में संचारण होना जो है एक गलत क्रिया है जो होती है, जिसे हमें रोकना चाहिए। अब उसको रोकने के उपाय जो हैं वो कई उपाय हैं। कौन कौन सी धातु जो है संचारित होती है, उनमें कौन से रंग की परत बनती है, इन सभी के बारे में अध्याय नंबर 3 में देखना डिटेल में, तो उनके बारे में अपन वहाँ पर जिक्र करेंगे इसका। बस इतना ही केवल। इसमें इसकी तुलना में ये महत्वपूर्ण है थोड़ी विकृत गंधिता, इस पर प्रश्न जा चुका है। तो विकृत गंधिता क्या होती है, इसमें भी आपकी उपचयन अभिक्रिया होती है। इसमें भी आप देखें उपचयन अभिक्रिया हुई संचारण में भी। कैसे? वायु नमी, और वायु जो है, वायु में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्साइड बनाती है वो, या हाइड्रेट बनाती है। तो ऐसी स्थिति में संचारण क्रिया में जो है उपचयन अभिक्रिया होती है। यहाँ अगला है विकृत गंधिता। तो विकृत यानी विकृत का अर्थ होता है बिगड़ना, और गंधता यानी गंध, यानी गंध का बिगड़ना। तो इसमें क्या होता है कि उपचयन के कारण हमारे तेलीय या वसायुक्त जो खाद्य सामग्री होती है उसके गंध और स्वाद परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इसे कहते हैं विकृत गंधिता। बहुत ही सरल परिभाषा है। उपचयन की यानी अभिक्रिया कौन सा उसमें उपचयन होगी जब हम हमारे तेलीय जैसे नमकीन है, चिप्स हैं, या और बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ हो सकते हैं जिनको हम तेल में या घी में तलकर बनाते हैं, वो सभी आपकी तेलीय वसायुक्त खाद्य सामग्री होगी। तो जिसको मान लीजिए हमने तैयार कर लिया, बना लिया है, इसको हमने खुले में रख दिया है, तो क्या होगा? वायु जो ऑक्सीजन है उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगी, अर्थात ऑक्सीजन का संयोग होगा उसमें। ऑक्सीजन के संयोग होने से उसके गंध और स्वाद परिवर्तित हो जाएंगे, जिसे हम कहेंगे विकृत गंधिता। तो ये छोटी सी परिभाषा है इसकी। अब उसको रोकने के उपाय, अब ये भी अच्छी बात नहीं है, ये भी खराब बात है। क्यों? कि हमने जो तैयार किए हैं खाद्य पदार्थ, उनके जब गंध और स्वाद परिवर्तित नहीं होंगे तो हमें खाने में टेस्ट नहीं आएगा उसका, तो बेकार हो जाएंगे वो, हमें फेंकने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें इसको रोकना चाहिए, इस क्रिया विकृत गंधिता को। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वायुरोधी पात्र में उसको रखना चाहिए खाद्य पदार्थ को। वायुरोधी पात्र में रखेंगे तो उसका ऑक्सीजन संपर्क नहीं होगा, ऑक्सीजन संपर्क नहीं होगा तो उसके गंध और स्वाद परिवर्तित नहीं होंगे। दूसरा है चिप्स और नमकीन की जब पैकिंग हम करते हैं तो पैकिंग के समय उसकी जो थैली होती है, थैली में हम जो है कम सक्रिय नाइट्रोजन जो है उसका प्रभाव कर देंगे उसमें, यानी थैली के अंदर इस गैस को भर देंगे और नाइट्रोजन गैस। तो ऐसी स्थिति में हमने ऑक्सीजन को हटा दिया थैली में से, और जो है नाइट्रोजन गैस का उसमें प्रभाव कर दिया है, तो उसमें जो है उपचयन क्रिया नहीं होगी और वो भी गंध और स्वाद परिवर्तित नहीं होगी। तो आप देखेंगे नमकीन चिप्स वगैरह होते हैं, कई महीने पहले जो है कंपनियों में बनते हैं ये, और काफ़ी समय बाद हमारे पास पहुंचते हैं, तो इसलिए इनको सुरक्षित इस प्रकार से रखा जाता है जिससे कि इनका टेस्ट जो है खराब नहीं हो। तो बच्चों ये आपका जो है पहले अध्याय का जो रिवीजन पूरा हो चुका है, और ये आपको मैंने करवाया। आप मेरे ख्याल से पूरे नंबर इसमें 100 आएंगे, मेरी गारंटी है। 1 नंबर निकल सकता है इसमें, क्योंकि मुख्य जो आधार होता है उसी के पे ही प्रश्न बनते हैं। तो इस तरह के वीडियो मैं और भी बनाऊंगा आपको, कि नया चैनल शुरू किया मैंने, और मेरे वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसको सभी दोस्तों में पहुँचाएँ इसको, और सहयोग करें, जिससे कि मैं इस तरह से लगातार सेवा देता रहूँ बच्चों को। बस धन्यवाद, इतना कहना चाहूँगा आपसे। अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करें, निश्चित रूप से आएगा, लेकिन इसमें आपका सहयोग जरूर चाहिए मुझे।